राजस्थान की इस वीर सपूत ने पाकिस्तान के 50 टैंक उड़ा दिए, जो दिन भर में पाकिस्तान के 100 किलोमीटर के एरिया तक घुस गया। जिससे चलते युद्ध में यह कह दिया कि कोई भी टैंक अपनी जगह से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं 1971 के वॉर हीरो लेफ्टिनेंट जनरल हनुत सिंह राठौड़ की। हमारा नाम है विशाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टोरीज विद विशाल। हनुत सिंह के साथ काम करने वाले ऑफिसर उन्हें हंटी कहकर बुलाते थे और उन्हें आज भी याद करने वाले या उनके साथ काम किए जूनियर्स उन्हें वॉरियर मॉन्क या गुरुदेव भी कहते थे। हनुत सिंह बड़े ही धार्मिक आदमी थे, लेकिन वे धर्म को अपनी छाती पर लेकर नहीं घूमते थे। वे अपने कर्म और अपने कर्तव्य को ही धर्म मानते थे। उनके टैंक के लिखे नोट्स को आज भी इंडियन मिलिट्री एकेडमी में पढ़ाया जाता है। वे इस कदर उसमें पारंगत थे कि क्या बात ही कहे। सोचिए ना कि एक ऐसा शख्स जो अपने ही आर्मी ऑफिसर्स के साथ भिड़ जाता था क्योंकि वह सही के लिए खड़ा होना जानते थे और अपनी बात पर अड़ना जानते। उसी का एक किस्सा ऐसा है कि कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सुरजीत सिंह बरार और हनुत सिंह के बीच में युद्ध संबंधी और प्रशासनिक पहलू को लेकर भिड़ंत हो गई। हनुत सिंह चाहते थे कि रक्षा नीतियों को ज्यादा आक्रामक तरीके से लागू किया जाए, लेकिन इस बहस को खत्म करते हुए हनुत सिंह ने कह दिया कि जब तक मैं जीओसी हूं इसी प्रकार से रक्षात्मक तरीके से युद्ध लड़ूंगा। इससे इतर सिर्फ आर्मी ऑफिसर से नहीं, नेताओं के साथ भी उनके भिड़ंत के किस्से बहुत ही ज्यादा मशहूर है। फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह अपनी किताब लीडरशिप एंड द इंडियन आर्मी द बायोग्राफीज ऑफ 12 सोल्जर्स में इस बात का जिक्र करते हैं। मई 1982 में हनुत सिंह को पदोन्नत करके मेजर जनरल बनाकर भेजा जाता है सिक्किम, जहां पर वे 17 माउंटेन डिवीजन की कमांड संभालते हैं और वहां पर उनकी टकरार होती है तब के गवर्नर होमी तलियार खान के साथ। होमी तलियार खान अक्सर अपने इंदिरा गांधी और नेहरू परिवार के साथ के संबंध की बातें किया करते थे और उसकी धौंस भी जमाया करते थे और इसी के चलते वे अक्सर विशेष अधिकार मांगा करते थे कि वे अगर किसी भी राज्य के दौरे पर जा रहे हैं तो उनकी अगवानी के लिए या तो डिविजनल कमांडर हो या फिर कम से कम कुछ ब्रिगेड कमांडर वहां पर उपस्थित हो। लेकिन जब हनुत सिंह को इस बारे में पता चला तो उन्होंने इस तथाकथित प्रोटोकॉल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी और आगे से ऐसा ना करने की हिदायत दे दी। और एक रोज जब एक बार ब्रिगेड कमांडर गवर्नर को रिसीव करने की परमिशन मांगने हनुत सिंह के पास गए तो उन्होंने मना कर दिया और कह दिया कि ये सिविल का मामला है, इसका आर्मी से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि लोकल कमांडर को गवर्नर को लेने के लिए भेजा गया, लेकिन जब तलियार खान अपने गंतव्य तक पहुंचे और अपने हेलीकॉप्टर से बाहर आए और ये देखते हैं तो उन्हें बहुत ही ज्यादा निराशा होती है और बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में हनुत सिंह को फोन लगाते हैं, लेकिन हनुत सिंह उस समय पूजा में बैठे थे, इस कारण वे फोन नहीं उठाते और उनसे बात नहीं हो पाती। उसके बाद राज्यपाल और ज्यादा भड़क जाते हैं और वे धमकी दे देते हैं कि वे थल सेना अध्यक्ष से इस बात की शिकायत करेंगे। हालांकि वे इसके बाद उसकी शिकायत करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता और अंत में राज्यपाल को ही हनुत सिंह की बात माननी पड़ती है। और उसके बाद प्रोटोकॉल में चेंज होता है कि जब भी राज्यपाल आर्मी यूनिट का दौरा करेंगे तभी उन्हें आर्मी ऑफिसर या तो डिविजनल कमांडर या ब्रिगेड कमांडर रिसीव करने जाएगा, ना कि बाकी सभी फंक्शंस में। सिक्किम से जुड़ा एक और किस्सा यह भी है कि जब वे अग्रिम सुरक्षित ठिकानों के दौरे पर गए तो वहां देखते हैं कि फौजियों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। वहां की हालत बहुत ज्यादा खराब है, ना सोने की कोई जगह है, ना ही खाने पीने की कोई व्यवस्था हो पाई है। इसके बाद वे अपने सीनियर ऑफिसर्स को खत लिखकर इसकी शिकायत करते और मदद मांगते, लेकिन कुछ खासा मदद हो नहीं पाती। उसके बाद वे तय करते हैं कि वे अपने ही स्तर पर सैनिकों की मदद करेंगे, उनके लिए बैरक बनाएंगे अपने ही आर्मी प्रोटोकॉल के तहत। और उसके बाद वे अपने सैनिकों की टुकड़ी के साथ बाजार से लकड़ी लाते हैं, लकड़ी लाने के बाद बैरक बनाते हैं और उसी के बाद वे वहां पर जनरेटर की भी व्यवस्था करते हैं ताकि सैनिक वहां पर अच्छे से रह सके। उसके बाद एक सैनिक ने ऐसा कह दिया कि कई बार ऑफिसर्स के लिए सैनिक जितना करता है उसका 1% भी सैनिक के लिए ऑफिसर्स नहीं करता। खैर, उसके बाद सिक्किम से जब उनका वहां से ट्रांसफर हुआ तो वहां के सैनिकों ने उन्हें पुरस्कार दिया और उसमें लिखा कि 20 सालों में अधिकारियों ने जितना हमारे लिए नहीं किया उतना 1 साल में आपने हमारी जिंदगी को बदलने के लिए योगदान दिया है। ऐसे थे हनुत सिंह राठौड़, जो सही के लिए खड़ा होना जानते थे और अपनी बात पर अड़िग भी रहते थे। वे परवाह नहीं करते थे कि सीनियर्स क्या सोचेंगे। हनुत सिंह की जिंदगी से जुड़ा हुआ एक दिलचस्प हिस्सा यह भी कि उन्होंने ताउम्र शादी नहीं की। वे मानते थे कि एक शादीशुदा आदमी फौज की जिम्मेदारी को सही से संभाल नहीं सकता जितना एक कुंवारा आदमी संभाल सकता है। अक्सर वे अपने जूनियर जवानों को भी इस बात की सलाह दिया करते थे कि वे शादी ना करें और जो जूनियर्स उनकी कार्यशैली से प्रभावित थे वे शादी करने के लिए मना भी कर देते थे। और एक बार ऐसे ही हुआ कि हनुत सिंह के कहने पर कई सैनिकों ने अपने घर पर शादी करने से मना कर दिया और तब उनके परिवार वालों ने इस बात का जिक्र और इसकी शिकायत
हनुज सिंह के सीनियर से की, लेकिन हनुज सिंह की सेहत पर इसका कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। खैर चलते हम 1971 के उस बैटल में, उस बसंतर की लड़ाई में, जो हनुज सिंह राठौड़ की जिंदगी का सबसे गौरवपूर्ण घड़ी थी। वे अपने प्रतिष्ठित रेजिमेंट पूना हॉर्सेस का नेतृत्व कर रहे थे भारतीय उपमहाद्वीप में चल रही सबसे बड़ी टैंक की लड़ाई में। खैर वो एरिया जो पूरी तरीके से लैंड माइन से भरा हुआ था, जहां पर हर कदम पर लैंड माइंस बिछी हुई थी, तब हनुज सिंह एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय लेते हैं अपनी रेजिमेंट की एक छोटी सी टुकड़ी को वे उस लैंड माइंस भरे हुए एरिया में भेजने का। क्योंकि अगर वे लैंड माइंस के क्लियर होने का इंतजार करते तो शायद तक भारत को हार का सामना करना पड़ सकता था, या कहे भारत को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था उस मोर्चे पर। लेकिन हनुज सिंह तो जाने जाते थे जोखिम उठाने के लिए, और उन्होंने जोखिम उठाया। वे अपने सेकंड इन कमांड अजय सिंह को एक टुकड़ी के साथ भेजते हैं उस लैंड माइंस वाले एरिया में, और वहां पर अजय सिंह अपनी टीम के साथ बिना किसी हानि के वो उसे पार कर लेते हैं और मिशन को पूरा करते हैं। उसके बाद 16 दिसंबर को एक भयानक युद्ध होता है, और उसके अगले दिन भी पाकिस्तान अपनी 8वीं आर्मी ब्रिगेड को हनुज सिंह के सामने उतारता है। लेकिन हनुज सिंह तो तैयार थे इस युद्ध के लिए। इस ऐतिहासिक युद्ध के दौरान 21 साल का नौजवान अरुण खेत्रपाल, जिसने 6 महीने पहले ही आर्मी में कदम रखा है, उसके टैंक पर दुश्मन आग लगा देते हैं। लेकिन वो तब भी टैंक छोड़ता नहीं। जब उसके सीनियर्स उसे टैंक से उतर जाने का आदेश देते हैं, तब वह दृढ़ता और बहादुरी के साथ कहता है कि सर, अभी अभी मैंने रेडियो पर हनुज साहब का आदेश सुना है, और वो कहते हैं कि कोई भी टैंक अपनी जगह से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा, जो जहां है वहीं से लड़ेगा, तो फिर मैं कैसे उतर जाऊं। और वह अपने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ता है और अपने भारत माता के लिए अपने प्राण की सर्वोच्च बलिदान दे देता है। सोचिए कहां मिलेगा ऐसा वीर सपूत भारत के अलावा, जो अपने दुश्मन को मारने के लिए अपने प्राणों तक को त्याग करने के लिए तैयार है। अरुण खेत्रपाल को मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया, और अपनी बहादुरी और अपने युद्ध कौशल के लिए जनरल हनुज सिंह राठौड़ को महावीर चक्र से नवाजा गया। हम बात कर रहे हैं इतने डेकोरेटेड ऑफिसर्स की। लेकिन बात इतनी सी नहीं, हनुज सिंह भारत पाकिस्तान का नक्शा ही बदल देने वाले थे। जी हाँ, बात है तब की जब सेना अध्यक्ष के सुंदर जी उन्हें बुलाते हैं और उन्हें युद्ध अभ्यास जो ब्रास टैक्स होने वाला था उसमें स्ट्राइक कोर की कमांड देते हैं। ये एक ऐसा युद्ध अभ्यास था जो भारत ने आज से पहले कभी नहीं किया था, एक बहुत बड़े लार्ज स्केल पर होने वाला था। लोग ऐसा कहते हैं कि इस युद्ध अभ्यास के दरमियान भारत और पाकिस्तान करीबन युद्ध की कगार पर आ चुके थे, लेकिन विभिन्न अलग कारणों की वजह से इसे टाल दिया गया। लेकिन हनुज सिंह का यह अनुमान है कि अगर उन्हें रोका नहीं जाता और उन्हें अपने अनुमान के हिसाब से कार्य करने दिया जाता और उनके पूर्व ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए, तो वे अपनी सेना की मदद से इतना बड़ा युद्ध करते कि पाकिस्तान और भारत का नक्शा ही बदल के रख देते। खैर, ये तो हनुज सिंह है जो अपनी बहादुरी, अपने अड़िग फैसले और अपनी धार्मिक कारणों की वजह से अक्सर चर्चा में बने रहे हैं। हनुज सिंह के बारे में जितनी बातें कही जाए उतनी कम ही लगती है। दुश्मनों ने भी जिसका लोहा माना, पाकिस्तान जैसा दुश्मन भी जिससे डरता था और सम्मान भी करता था। फक्रे हिंद की उपाधि से सम्मानित भारत माता का वीर सपूत, जिसके लिए 2 लाइन मुझे बहुत ही सटीक लगती है। तलवार से बिजली कड़के, लाल लहू बहे धरती, ए वर देना प्रभु मोहे, विजय हो या वीर गति। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसे ही स्टोरीज विद विशाल को देखते रहिए, क्योंकि आपका साथ हमारी हिम्मत बढ़ाता है और आप अपने राम को ऐसा ही साथ देते रहिए। शुक्रिया।